एक्ट टू एस्टेब्लिश द फार्मेसी काउंसिल टू रेगुलेट द फार्मेसी प्रैक्टिस, एक ऐसा एक्ट जो कि एस्टेब्लिश इसलिए किया जाता है ताकि हम प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी को रेगुलेट कर सकें। कहता है वेयर एज इट इज expedience to establish the pharmacy council to regulate the practice of the pharmacy and to provide the matters connected therewith and incidental thereto। ठीक है, तो एक ऐसा एक्ट जो कि फार्मेसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो मेन चीज है वो ये याद करने वाली है। सबसे पहले आप आ जाएं इस एक्ट के शॉर्ट टाइटल पर। कहता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज अ फार्मेसी एक्ट 1967। इस एक्ट को हम फार्मेसी एक्ट 1967 कहते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वन कहता है इट एक्सटेंडेड टू द होल पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान तक एक्सटेंड किया जाता है। इट कम इनटू द फोर्स एट वंस, पूरे का पूरा एक्ट एक ही दफा इन फोर्स आएगा, इसको बाय पार्ट करके हम इन फोर्स नहीं करते। इन्फोर्स होता है कि हम जब इम्प्लीमेंट करते हैं उस एक्ट का, तो ये पूरे का पूरा एक्ट एक ही दफा में इम्प्लीमेंट होगा, इसे बाय पार्ट इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ये नहीं करेंगे कि इस एक्ट का कुछ हिस्सा इम्प्लीमेंट कर दें और बाकी हिस्सा रहने दें, नहीं, पूरा एक्ट जो होगा वो एक ही दफा इन्फोर्स आएगा, इम्प्लीमेंट होगा। सो पूरे पाकिस्तान पर पूरा एक्ट एक ही दफा में इम्प्लीमेंट होगा और इस एक्ट का नाम है एक्ट 1967, ये इसका टाइटल है। फिर आ जाए इस एक्ट में जो रेलिवेंट चीजें मौजूद हैं वो इसकी डेफिनेशंस क्या है। दिस एक्ट unless there is anything repugnant in the subject or a context, ये एक्ट जिसमें कोई भी चीज कॉन्टेक्स्ट या सब्जेक्ट से रिपग्नेंट होता है, उसके अगेंस्ट जाती है, उसके खिलाफ जाती है, उसके अकॉर्डिंग नहीं होती, रिपग्नेंट उसको जो है वो लॉ को तोड़ती है, तो कोई भी ऐसी चीज जो कॉन्टेक्स्ट को तोड़ेगी, जो सब्जेक्ट्स को तोड़ेगी, जो लॉ को तोड़ेगी, जो उसके रूल को तोड़ेगी, उसके अलावा हम इस एक्ट के अंदर ये चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, सो वो कहता है अप्रूव्ड क्या होता है। अप्रूव का मतलब होता है अप्रूव अंडर द सेक्शन 18, अदर केस में बी द सेक्शन 19। अप्रूव का मतलब होता है ये अप्रूव है अंडर द सेक्शन 18 के अंडर या फिर सेक्शन 19 के अंडर ये अप्रूव्ड है। फिर वो कहते हैं सेंट्रल काउंसिल क्या होती है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ द पाकिस्तान जो स्टैब्लिश है, इसमें सारे सेक्शंस बताए हुए हैं। ठीक है, जो स्टैब्लिश है अंडर द सेक्शन 3, तो सेंट्रल काउंसिल उसे कहते हैं जो फार्मेसी काउंसिल है, जो कि पूरे पाकिस्तान की फार्मेसी काउंसिल है और अंडर द सेक्शन 3 एस्टैब्लिश है। काउंसिल अब क्या चीज है, काउंसिल बेसिकली फार्मेसी काउंसिल है जो कि अंडर द सेक्शन 3 है। उसमें सेंट्रल काउंसिल भी आ जाती है और इसमें प्रोविंशियल काउंसिल भी आ जाते हैं, दोनों चीजें काउंसिल्स के अंदर शामिल होती हैं। आगे आ जाता है मेडिकल इंस्टीट्यूशन। Medical institution mean an institution whose medical qualifications are recognized under the Medical Council Ordinance 1962। सो मेडिकल काउंसिल क्या चीज होती है। मेडिकल काउंसिल का मेडिकल इंस्टीट्यूट का मतलब होता है कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो मेडिकल काउंसिल ऑर्डिनेंस 1962 के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, वो इंस्टीट्यूट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस कहलाएगा। तो कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो जिसकी मेडिकल क्वालिफिकेशन मेडिकल काउंसिल ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग होगी, उस इंस्टीट्यूट का को हम मेडिकल इंस्टीट्यूट कहेंगे। ठीक है, तो इसकी भी एक स्पेसिफिक काउंसिल है। ठीक है, एमबीबीएस की भी एक स्पेसिफिक काउंसिल है, जिस काउंसिल के अकॉर्डिंग अगर उसमें सारी उस इंस्टीट्यूट में रिक्वायरमेंट होगी तो उसे मेडिकल काउंसिल इंस्टीट्यूट कहा जाएगा, अदरवाइज वो मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं कहलाएगा। पाकिस्तान फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस क्या होती है। द एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ठीक है, एक ऐसा एसोसिएशन जो कि 1863 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन। एक ऐसा एसोसिएशन, एक ऐसी कम्बिनेशन, एक ऐसी कमेटी जो कि डिजाइन की जाती है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अकॉर्डिंग और नाउन एज अ कमेंसमेंट ऑफ द फार्मेसी अमेंडमेंट एक्ट 1973 बाय दैट नेम। उस नेम में कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट 1973 शामिल होगा। फार्मासिस्ट क्या होता है। फार्मासिस्ट वो पर्सन होता है जो कि अंडर द सेक्शन 24 रजिस्टर होता है, रजिस्टर ए में या फिर रजिस्टर बी में। तो फार्मासिस्ट वो पर्सन होता है जो कि अंडर द सेक्शन 24 के रजिस्टर ए में मौजूद है उसका नाम, या रजिस्टर बी में मौजूद है। फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। वो इदारे जो कि फार्मेसी क्वालिफिकेशन की डिग्री देते हैं वो फार्मेसी इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। मीन दैट एन इंस्टीट्यूशन हुज क्वालिफिकेशन, इंस्टीट्यूशंस की अपनी क्वालिफिकेशंस क्या हैं ऑफ द फार्मेसी आर रिकग्नाइज्ड, उसकी क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज है अंडर दिस एक्ट।
ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फार्मेसी इंस्टीट्यूशन। प्रोविंशियल काउंसिल क्या होती है? जो प्रोविंशियल लेवल पर होती है वो भी वही काउंसिल होती है जो एस्टेब्लिश होती है अंडर द सेक्शन 3। So, first of all, establishment of the pharmacy council within the period of 1 year, एक साल के अंदर अंदर from the commencement of this act, ठीक है, जब ये एक्ट कमेंसमेंट होता है इम्प्लीमेंट, ठीक है, जब ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो गया तो उसके बाद एक साल के अंदर अंदर हमने जो है वो काउंसिल एस्टेब्लिश करनी है, इम्प्लीमेंट, ठीक है। इम्प्लीमेंट मतलब हायर हो जाना, इम्प्लीमेंट कर देना किसी जो है वो इम्प्लीमेंट, ठीक है, इम्प्लीमेंट हो गया है इस लॉ का, इस एक्ट का, इस कानून का, इस रूल का, उसके इम्प्लीमेंट होने के एक साल के अंदर अंदर फार्मेसी काउंसिल को एस्टेब्लिश होना है। अब इसमें क्या होता है, उस एक साल के अंदर अंदर सेंट्रल काउंसिल जो होती है, सेंट्रल काउंसिल जो होती है वो शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एस्टैब्लिश अ सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान होती है, वो सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल बनाती है बाय द नेम ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल के नाम से, ठीक है। वो कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो अपने ऑफिशियल गजट में एक नोटिफिकेशन जारी करती है, उस नोटिफिकेशन में वो क्या करती है, सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल बनाती है, और किस नाम से बनाती है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के नाम से। कहता है ईच प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये तो होगी सेंट्रल काउंसिल जिसने सेंट्रल वो फार्मेसी काउंसिल बनाई है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसने प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल बनाई है। तो दो तरह की फार्मेसी काउंसिल होती हैं, एक सेंट्रल काउंसिल होती है और एक प्रोविंशियल काउंसिल होती है। जो सेंट्रल काउंसिल होती है वो सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल ने बनाई है, वो सेंट्रल काउंसिल कहलाती है, और जो प्रोविंशियल काउंसिल होती है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाएगी तो वो प्रोविंशियल काउंसिल कहलाएगी। सो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, एक साल के अंदर अंदर जैसे ही ये रूल इम्प्लीमेंट हुआ, ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ, उसके एक साल के अंदर अंदर सेंट्रल काउंसिल ने अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई, सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल बनाई, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल बनाई। तो वो कहता है each provincial government shall in like manners establish a provincial pharmacy council to be known by the name of the province concerned। अब वो provincial pharmacy council उसी नाम से होगी जिस नाम से वो जो प्रोविंस होगी, जैसे पंजाब है तो पंजाब फार्मेसी काउंसिल, सिंध है तो सिंध फार्मेसी काउंसिल, बलूचिस्तान है तो बलूचिस्तान फार्मेसी काउंसिल, केपी के फार्मेसी काउंसिल, आजाद कश्मीर जो भी एरिया है पाकिस्तान के, ठीक है, NWFE गिलगित बिल्तिस्तान, तो उनकी अपनी अपनी नाम से ही, प्रोविंस के नाम से ही उसकी काउंसिल एस्टेब्लिश होगी। वो कहता है कि एक साल के अंदर अंदर काउंसिल एस्टेब्लिश हो जाना इसका काम है। सेकंड काम ये है कि हर जो फार्मेसी काउंसिल एस्टेब्लिश होती है अंडर द सबसेक्शन 1 के अंडर जो फार्मेसी काउंसिल एस्टेब्लिश होती है शेल अ बॉडी cooperating having the perpetual succession and the common seal, सबको एक जैसे ही रूल जो होंगे उसके पास एक जैसी अथॉरिटीज होंगी, विद पावर्स भी एक जैसी है, उमंग अदर्स टू एक्वायर, ताकि वो ले सके, होल्ड कर सके और डिस्पोज ऑफ कर दें प्रॉपर्टीज को, शेल बाय इट्स नेम स्यू एंड बी स्यूड, ठीक है। वो कहता है कि अगर वो उन्हें लगता है कि किसी ने कोई जुर्म किया है, ठीक है, कोई भी जो है वो इस रूल के अकॉर्डिंग किसी ने कोई भी काम ऐसा किया है जो उसे नहीं करना चाहिए, ठीक है, जो इसमें रिपंगनेंट है, जो इसके अगेंस्ट जाता है इस रूल के, अगर किसी ने वो कोई काम किया है जो इस रूल के अगेंस्ट जाता है तो हर काउंसिल के पास ये पावर है कि वो उसको एक्वायर करे, हासिल करे, उसको अपने पास होल्ड करके रखे और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको डिस्पोज ऑफ कर दे, ठीक है। तो हर काउंसिल के पास ये अथॉरिटी होती है, ठीक है। दिस इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फार्मेसी काउंसिल। फार्मेसी काउंसिल एस्टेब्लिश हो गई, ठीक है। अब कंपोजिशन क्या होती है सेंट्रल काउंसिल, ये चीजें आप लोगों ने क्लास में एक पढ़ चुके हैं एक दफा, तो ज्यादा क्लियर हो जाएंगी आपकी। कंपोजिशन ऑफ द सेंट्रल काउंसिल अब किस किस क्या क्या कंपोजिशन होती है, कहता है द सेंट्रल काउंसिल शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन 2 कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, इसमें ये लोग शामिल हैं। सबसे पहला पर्सन होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान, एक्स ऑफिशियो shall who shall unless
central government appoint the other officers to be the president and also be the president of the council. कहता है डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ का जो डायरेक्टर जनरल है गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान के अंडर, वो बंदा इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर है, इसका मतलब है इसका टेम्परेरी मेंबर है, ठीक है, ठीक है, टेम्परेरी मेंबर है, वो किसी भी टाइम उतर सकता है, जब उनको कोई रेलिवेंट पर्सन नहीं मिलेगा तब तक ये अपॉइंटमेंट रहेगी, जब उन्हें उसका प्रॉपर प्रेसिडेंट मिल जाता है सेंट्रल काउंसिल का, तब वो पर्सन जो होगा वो अपनी काउंसिल से रिलेटेड जितनी भी अथॉरिटीज होती हैं वो उसके हैंड ओवर कर देता है और खुद जो होता है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ के ओहदे पर ही रहता है। सो ये उसके पास डबल अथॉरिटी आ जाती है, एक तो वो हेड ऑफ द सेंट्रल काउंसिल है, दूसरा वो डायरेक्टर जनरल है हेल्थ का, ठीक है। सो उसके पास डबल अथॉरिटी है, लेकिन जो हेड ऑफ द सेंट्रल काउंसिल की अथॉरिटी है वो फॉर द टाइम पीरियड है, टेम्परेरी है, वो किसी भी टाइम उसको हैंड ओवर कर सकता है उस पर्सन को, दैट मे बी द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, जो कि काउंसिल का प्रेसिडेंट है। ऑफिसर्स इफ एनी अपॉइंटेड अंडर द क्लास ए, क्लास ए, अब ये चीज देखिए, इससे जो पहले वाला पॉइंट पड़ा है वो क्लास ए था, जो ऑफिसर क्लास ए के अंडर अपॉइंट होगा टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, एक्स ऑफिशियो पर्सन की नहीं बात कर रहा, डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ की नहीं बात कर रहा, उसके अलावा, ठीक है, अगर डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ है वो भी, उसके अलावा जो दूसरा पर्सन होगा जो सिर्फ उसके पास अथॉरिटी होगी हेड ऑफ द सेंट्रल काउंसिल की, वो, ठीक है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ द काउंसिल इसे टेम्परेरी बेसिस पर इसको उठाता, इसकी सारी जो होती है उसे संभालता है सेंट्रल काउंसिल को, ठीक है। जैसे ही उसे रेलिवेंट पर्सन मिल जाता है टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, तो वो उसकी अपनी सारी अथॉरिटीज काउंसिल से रिलेटेड उसको हैंड ओवर कर देता है, ठीक है, और वो खुद डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ ही रहेगा। तो वो कहता है चाहे वो डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ है या चाहे कोई दूसरा पर्सन है जिसे वो एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, दोनों ही पर्सन के पास द ऑफिसर्स इफ एनी, दोनों में से कोई भी बंदा हो सकता है, अपॉइंटेड अंडर द क्लास ए टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, चाहे वो डायरेक्टर जनरल है या चाहे वो प्रेसिडेंट ही हायर किया हुआ है, तो दोनों में से कोई भी पर्सन जो होगा वो कहलाएगा प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल। नेक्स्ट आ जाता है, कहता है 8 पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट आउट ऑफ होम, 8 लोग अपॉइंट किए जाते हैं जिनमें से ईच प्रोविंस शुड बी नॉमिनेटेड। अब ये सेंट्रल काउंसिल की बात हो रही है ना, तो वो तो उसमें तो सारे ही प्रोविंस आ जाते हैं, प्रोविंशियल काउंसिल की नहीं बात कर रहा, सेंट्रल की बात कर रहा है, तो उसमें सारे ही प्रोविंस आ जाते हैं। वो कहता है 8 लोग इसमें नॉमिनेटेड होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के अंडर, उन 8 लोगों में से जो हर पर्सन है, हर प्रोविंस का एक एक पर्सन नॉमिनेट किया जाता है इन कंसल्टेशन, कंसल्ट करके, बात करके उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ, उस प्रोविंस का एक बंदा जो है वो सेंट्रल काउंसिल का मेंबर हायर किया जाता है। वन शेल बी द टीचर, 8 लोगों में 8 लोग जो है उनमें से 4 लोग वो जो हर प्रोविंस के हैं, ठीक है। एक पर्सन जो होगा दैट मे बी द टीचर ऑफ द फार्मास्यूटिक्स, वो फार्मास्यूटिक का टीचर होता है, और दूसरा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का टीचर होता है। वन पर्सन ऑफ द ईच प्रोविंस टू बी नॉमिनेटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, एक पर्सन जो होगा वो फेडरल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, सो फॉर एज मे बी इन कंसल्टेशन विद द प्रोविंशियल काउंसिल कंसर्न, ठीक है। एक पर्सन हर प्रोविंस में से लिया फेडरल गवर्नमेंट ने, ठीक है, लेकिन वो कंसल्टेशन विद द प्रोविंशियल काउंसिल, वो ही ऊपर वाली बात उसने दोबारा कर दी है, ठीक है, कि एक जो 8 लोग होंगे वो उनमें से एक एक बंदा एक एक प्रोविंस का होगा, एक टीचर ऑफ द फार्मास्यूटिक्स होगा, एक टीचर ऑफ द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होगा, वही बात, वन पर्सन ऑफ फ्रॉम ईच प्रोविंस टू बी नॉमिनेटेड, एक एक बंदा हर प्रोविंस में से लिया जाएगा बाय द फेडरल गवर्नमेंट में टू बी द इन कंसल्टेशन विद द प्रोविंशियल काउंसिल कंसर्न, ठीक है, प्रोविंशियल काउंसिल के साथ कंसल्टेशन में। कहता है 1 पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, एक पर्सन फेडरल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया इन कंसल्टेशन विद द पाकिस्तान फार्मेसी एसोसिएशन, एक पर्सन जो होगा पाकिस्तान फार्मेसी पीपीए से लिया जाएगा एसोसिएशन के साथ कंसल्ट करके, लेकिन ये सारी जो कंपोजिशन करेगी ये करेगी कौन, फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। ये कंपोजिशन कौन मेंटेन करेगी, फेडरल गवर्नमेंट, जो भी लोग उसने लेने होंगे फेडरल गवर्नमेंट का डिसीजन होगा हर में, ठीक है। अब ड्रग कंट्रोलर होता है गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान,
सेंट्रल गवर्नमेंट, अब यहाँ तक उसकी कंपोजिशन मुकम्मल हो गई। 8 लोग थे, उसमें से चार लोग जो होंगे वो चारों सूबों में से इन कंसल्टेशन विद द फेडरल गवर्नमेंट से कंसल्ट करके, ठीक है, 4 लोग चारों प्रोविंसेस में से, एक पर्सन फार्मास्यूटिक्स का, एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, ठीक है, चाहे तो 5 प्रोविंस है तो 5 लोग उसमें होंगे, एक फार्मास्यूटिक्स का पर्सन, एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पर्सन, 7 हो गए, और लास्ट वन पर्सन इज अ पाकिस्तान फार्मेसी एसोसिएशन का, पीपीए का मेंबर होगा। द ड्रग कंट्रोलर गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है, ओबीसी में शामिल होगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन, ये नंबर ऑफ द पर्सन फिक्स नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि 8 हैं तो 8 पेट है कि हमारे 80 पर्सनल्स होंगे, ऐसा नहीं होता। नंबर ऑफ द पर्सनल्स में भी इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है, एज द नंबर नॉमिनेटेड अंडर द क्लास सी ऑफ द सेक्शन 1, जो लोग नॉमिनेट किए गए क्लास सी का, क्लास सी कौन सी है, ये वाली 8% टू बी नॉमिनेटेड, ठीक है, यहाँ इसके अंदर लोग जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, नंबर ऑफ द पर्सनल चेंज हो सकते हैं, हो सकता है वो प्रोविंस में से एक बंदे के बजाय 2 ले ले, ठीक है, तो वो 3 ले ले, तो वो उसकी मर्जी है, डिपेंड करता है कि क्या वर्किंग है उनकी, ठीक है, कितना जो है वो एरिया, उनका वर्किंग एरिया बढ़ गया है, तो वो डिपेंड करता है, तो उस पर बेस करके वो 8 लोग जो होते हैं वो बढ़ भी सकते हैं, और अगर वर्किंग नहीं है इतनी तो 8 लोग जो होते हैं 8 से कम भी हो सकते हैं। कहता है प्रोवाइडेड दैट डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द मेंबर शुड नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूएंस इन द ऑफिस, अगर लोग कम करने हैं तो ये ऑफिस की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं करना चाहिए। एनी मेंबर अनटिल द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, अगर कोई भी बंदा चेंज करते हैं, आप इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो, तो ये ऑफिस की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं करना चाहिए। एनी मेंबर अनटिल द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, कोई भी मेंबर अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता रहेगा जब तक के उसकी रिटायरमेंट का टाइम नहीं आ जाता। एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, अपनी अथॉरिटी, अपनी सीट की एक्सपायरी नहीं हो जाती उस पर्सन की, तब तक वो अपनी वर्किंग परफॉर्म करता रहता है। जब तक तो अगर कोई नंबर ऑफ द पर्सनल बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं तो ये चीज जो है उसको अफेक्ट नहीं कर सकती, करनी नहीं चाहिए। ये हो गई कंपोजिशन ऑफ द सेंट्रल काउंसिल। नेक्स्ट इज द कंपोजिशन ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल, के प्रोविंशियल काउंसिल किन किन लोगों पे कंसिस्ट कर रही होती है। द प्रोविंशियल काउंसिल शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन 2 कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, ठीक है, प्रोविंशियल काउंसिल जो होती है वो सबसेक्शन 2 की है और फॉलोइंग इसके मेंबर्स हैं।